अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई, उनकी बेटी, नाती, परिवार के कई लोग और ईरान की टॉप लीडरशिप के अधिकांश नेता मारे गए थे, जिसके बाद से ईरान का बदला जारी। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस सहित कई देशों में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई। वहीं अमेरिका और इजराइल का हमला लगातार जारी है। इस बीच ईरान ने अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को अपना नया सर्वोच्च नेता चुना है, वो भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लगातार धमकी दे रहे हैं कि जो भी ईरान का सर्वोच्च नेता बनेगा उसे निशाना बनाया जाएगा, उसका सफाया कर दिया जाएगा। ईरान ने इन धमकियों को खारिज करते हुए इसे अपना आंतरिक मामला बताया और अपनी संप्रभुता की रक्षा का दावा किया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपने पिता और परिवार के कई सदस्यों को गवा चुके मुज्तबा कितने दिनों तक ईरान पर शासन कर पाते हैं। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने जानकारी दी कि मुज्तबा खामनेई को सर्वोच्च नेता बनाए जाने का फैसला एक मत से लिया गया है। ये घोषणा 28 फरवरी को छिड़े युद्ध के तनाव के बीच आई, जब अमेरिका और इजराइल के हमले लगातार जारी। ऐसे में अब मुज्तबा इस्लामिक क्रांति की कमान संभालेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब तक। अब आपको ये भी बता देते हैं कि मुज्तबा खामनेई कौन है। मुज्तबा खामनेई अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं। उनका जन्म 1969 में मशहद में हुआ था। ये वो समय था जब 1979 की इस्लामिक क्रांति से लगभग 10 साल पहले ईरान में शाह पहलवी का शासन था। मुज्तबा खामनेई को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प IRGC से करीबी संबंधों के लिए जाना जाता है। हाई स्कूल पूरा होने के बाद 1987 में इस्लामी सैन्य कोर में उन्होंने प्रवेश किया। 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध के अंतिम दौर में सेवा दी। अगले ही साल 1989 में उनके पिता अली खामनेई को रुहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद ईरान का सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया। मुज्तबा पर 2005 में रूढ़िवादी नेता महमूद अहमदीनेजाद के राष्ट्रपति चुने जाने पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने IRGC के साथ मिलकर अहमदीनेजाद की जीत में भूमिका निभाई। बता दें कि अली खामनेई के निधन के बाद ईरान में एक व्यक्ति नहीं बल्कि 3 लोगों का अंतरिम काउंसिल देश की सर्वोच्च जिम्मेदारी संभाल रहा था। इसमें अली रेजा आराफी, राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान और ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी एंजई शामिल हैं। विधानसभा के 88 सदस्यों में से एक ने ईरानी मीडिया में प्रकाशित एक वीडियो में कहा था कि खामनेई का नाम कायम रहेगा। तभी अंदाजा लगाया जा रहा था कि मुज्तबा खामनेई के नाम पर मुहर लग गई। बता दें कि इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही नए सुप्रीम लीडर को लेकर कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि नए नेता को निशाना बनाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि अगले सुप्रीम लीडर के चुनाव में उनकी भूमिका हो, लेकिन ईरान ने इस मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। रविवार को भी ट्रंप ने कहा था कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर मेरी मंजूरी के बिना ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। बता दें कि भारत में भी ईरानी दूतावास में ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी गई। उनके लिए विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी के नेता पहुंचे। देखिए उन्होंने क्या कहा। ईरान के सुप्रीम लीडर और एक महान आध्यात्मिक शख्सियत जनाब हज़रत अली खामनेई साहब की शहादत पर अपनी खराज अक़ीदत और श्रद्धासुमन अर्पित करने हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर एक्सेलेंसी ईरान के एम्बेसडर साहब से भी मुलाकात हुई और मैंने जो है वो अपने भावनाओं को भी उनके रजिस्टर में व्यक्त किया है, जिसमें मैंने कहा है कि इमाम खामनेई साहब एक महान आध्यात्मिक शख्सियत थे जिनकी शहादत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और मैंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि और खिराज अक़ीदत पेश की है। और मेरा भारत जो है वो हमेशा बुद्ध की धरती है, युद्ध के कभी भी समर्थन में नहीं रही है, वो शांति के पक्ष में रही है। और यही बात नरेंद्र मोदी जी भी कहते रहे हैं कि शांति के रास्ते से ही
किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। युद्ध जो है वो समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि खुद अपने आप में समस्या है। और जो संकट के समुद्र से अमन का अमृत निकले, ये हम सब लोगों की अपेक्षा भी है और उम्मीद भी है। और भारत की दृष्टि से जिस क्षेत्र में ये संकट है उसमें करोड़ों हिंदुस्तानी लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ के में जो है, चाहे वो व्यापार कर रहे हों, चाहे नौकरियां कर रहे हों, चाहे उनके भी हित जो है वो हम भारत के उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। उनकी भी हिफाजत के लिए शांति उस पूरे के पूरे खित्ते में बहुत ज़रूरी है। और हमारी तो यही प्रार्थना है कि इस संकट के समुद्र से अमन का अमृत जल्द से जल्द निकले और इंसानियत की रक्षा हो, इंसानियत महफूज हो और इंसानियत पर जो है वो संकट जो आया है वो ख़त्म हो सके। हमको आदेश दिए, हमको डायरेक्ट किया, आप जाएं, खिराज अकीदत पेश करें। और हम लोग आयतुल्लाह साहब के रिप्रेजेंटेटिव साहब के पास गए, हम एम्बेसी में गए और हमने अपनी खिराज अकीदत पेश करी वहाँ। अभी भी यहाँ इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया। हालांकि मैं बहुत दूर था, लेकिन मैंने कहा कि मैं खिराज अकीदत पेश करने इस्लामिक सेंटर से ताल्लुक़ है तो यहाँ पर यकीनन मैं आऊँगा, और हमने किया। अब दूसरे क्या करते हैं वो जाने, हम इस वक्त ये सियासत नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इस वक्त अपनी हुकूमत से, हिंदुस्तान की हुकूमत से सिर्फ एक ही तवक्को है कि वो अपनी आवाज़ तो उठाएं, अपनी आवाज़ तो दुनिया में पहुंचाएं। एक ज़माना था जब हमारी आवाज़ गूंजती थी, पूरी दुनिया में गूंजती थी और हमारे कहने पर पत्ते हिला करते थे। वो आज क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? आपने चुप्पी साध ली, चुप हो गए, ऐसा क्यों है? कुछ करें ना करें, कम से कम आज जो हो रहा है, जो कत्लेआम आज हो रहा है उसको रोकिए, जो आज कैफियत है उसको रोकिए, और एक बार फिर किसी तरह से लोगों को आपस में बैठाइए, लोगों की गुफ्तगू कराइए, लोगों की बातचीत कराइए, ताकि हम अमन और चैन की तरफ फिर से आगे बढ़ सकें। अमेरिका कह रहा है इजराइल को ईरान को अनकंडीशनली सरेंडर करना होगा। सुनिए, कहने से कुछ होता है, करने वाला करता है, सुनने वाला सुनता है। कहने से कुछ हो थोड़ी जाता है। जिस तरह से आज सामने आपको पूरी तस्वीर दिख रही है, उससे आप खुद जायज़ा लगा सकते हैं कि आखिर कौन कितना डरपोक है, कौन कितना डरता है, और कौन किस में कितनी हिम्मत है, और कौन कितनी हिम्मत से ये इस मौके पर इस हिम्मत दिखाकर उसका हालात का सामना कर रहा है। आप जानते हैं जो ईरान पर लगातार इजराइल और अमेरिका का हमला हो रहा है, उससे आर्थिक साथ देखिए कितना निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से गिरा है। आर्थिक स्थिति लोगों की सारे दुनिया की खराब किए दे रहे जो लोग, और इन ह्यूमन बिल्कुल अमानवीय दृष्टि से जो अपार ताकत है या हथियार हैं अमेरिका के, उसका दुरुपयोग करके नरसंहार भी किया जा रहा है। तो इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। अटल जी प्रधानमंत्री थे, अमेरिका ने इराक पर हमला किया, संसद में उस पर चर्चा हुई और निंदा का प्रस्ताव पास हुआ अमेरिका के खिलाफ। ये बोलने तक को कोई तैयार नहीं। विदेश मंत्री बयान देते हैं, परंपरा ये रही है राज्यसभा में तो कि अगर कोई बयान आता है उस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया। हम लोग कहते हैं इस पर चर्चा होना चाहिए। वो वहाँ हमला हो रहा, वहाँ लड़ाई हो रही है, वो हम सबको प्रभावित कर रही है। मान लो ऐसा तो है नहीं कि हमारे ऊपर असर नहीं पड़ रहा हो। 30% क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया आज, यहाँ आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा पेट्रोल डीजल, महंगाई बढ़ेगी। हमारे लाखों लोग हिंदुस्तान के उस एरिया में काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर फॉरेन करेंसी इंडिया में आती उनके जरिए, वो सब संकट में। उनकी क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मुद्दे को भटका रहे हैं। हम लोगों ने दोनों सदन में एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है कि ये अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम लोगों ने राज्यसभा में 176 दिया, शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्कशन के लिए बोला। हमारे एलओपी ने इंटरवेन भी करा कि आप पहले सारा कुछ हटाते हुए इस पे चर्चा करें, क्योंकि विदेश नीति फेलियर हो रहा है। हम ऊर्जा का स्रोत
जिस तरह से ट्रम्प की स्टेटमेंट आ रही है, तो हमारी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। जिस तरह अभी आप बोल रहे हैं कि इतने लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ईरान में ऐसे लोग हैं जो फंसे हैं, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अभी एलपीजी के आपने जो रेट बढ़ाए हैं, ये सारा क्या ये रिलेटेड टू ईरान और यूएस की लड़ाई से रिलेटेड है। कैसे ट्रम्प बार बार बोल रहा है कि आप यहां से नहीं यहां से ले सकते हैं, इस रूट से नहीं इस रूट से ले सकते हैं। हु इज ही? इस हमारा कंट्री खुद स्टैंड लेगा या ट्रम्प जहां से बोलेगा वहां से लेगा? तो ये क्लेरिफिकेशन दीजिए ना आके, आप बोलिए ना कि उसकी स्टेटमेंट्स हमारा कोई लेना देना नहीं है। इंडिया विल डिसाइड कि कहां से क्या करेंगे। जो 55% जो एनर्जी है बाहर से आती है, उसके लिए आपने क्या समाधान निकाला है, कौन सा रूट है, और किसके प्रेशर में आप इस तरह के बस छोटे छोटे बयान दे रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं? तो आके खुलकर बोलना चाहिए ना। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।